with salt solutions. Reactions of metals with salt solutions. तो इसमें ऐसा होता है कि salt solution of metal B plus metal A gives salt solution of metal A plus metal B plus metal B। ये है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं CuSO4 प्लस जिंक। एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट, CuSO4 प्लस जिंक। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज में हमें क्या चेक करना होता है? हमें चेक करना होता है अकेला वाला मेटल, जो अकेला लिखा हुआ है, सिंगल एलिमेंट। तो सिंगल एलिमेंट क्या लिखा हुआ है? जिंक। तो क्या ये जो सिंगल एलिमेंट है, क्या ये इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है? क्या ये सिंगल एलिमेंट इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है? हम ये कहेंगे यस, ज़्यादा रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करके क्या बन जाएगा इधर? SO4 प्लस Cu। रीज़न क्या है? क्योंकि जिंक की वैलेंसी भी 2+ है, उधर कॉपर की वैलेंसी भी 2+ है, और SO4 की वैलेंसी 2- है। तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जब जिंक सल्फेट के साथ में कंपाउंड बनाएगा तो ZnSO4 बनेगा। तो क्या था? ये हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। मेटल बी क्या है? कॉपर। और मेटल ए अकेला लिखा हुआ है। तो जब ये चेक कर लिया हमने कि ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया किसका? मेटल ए का। तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए और मेटल बी हो गया। बस ये है। तो नॉर्मल सी वही चीज़ है कि भाई आपको रिएक्टिविटी सीरीज चेक करना है कि जो अकेला लिखा हुआ एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं। अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। बस ये। अगला देखें, इसी में रिएक्शन के बाद एक लाइन लिखी हुई है, इफ अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन देन नो रिएक्शन अकर्स। मतलब जो आगे लिख रखा है वो ये है कि अगर जिंक सल्फेट है और इसमें कॉपर को रख दिया जाए तो क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है। तो देयर विल नॉट बी एनी सॉल्यूशन, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई सॉल्यूशन बनेगा नहीं। ठीक है। तो कॉपर है, कॉपर को जिंक सल्फेट में डालेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। ठीक है, जैसा है वैसे ही। अच्छा, इसके बाद देखिए, इफ वी पुट सिल्वर मेटल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इवन देन नो रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक। तो जैसे मान लीजिए सिल्वर लिया और सिल्वर का रिएक्शन करा दिया कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या अब कोई रिएक्शन होगा? हम ये कहेंगे अभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो सिल्वर है वो कॉपर से कम रिएक्टिव है। हम हमेशा किसको ध्यान में रखते हैं? जो सिंगल एलिमेंट लिखा हुआ है, ये सिंगल एलिमेंट। ये मत करना अरे कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर यहाँ जाएगा, ए जी यहाँ कूद कर आ जाएगा। नहीं, सिंगल वाला देखना है, सिंगल वाला एलिमेंट डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं। मुझे सिल्वर को चेक करना है, कॉपर को ना चेक करना है। नहीं ज़्यादा रिएक्टिव कर देगा, नहीं, ये जी करेंगे, सिंगल वाले को चेक करेंगे। तो सिंगल वाला इससे कम रिएक्टिव नहीं होगा, रिएक्शन, वो रिएक्शन। ऑनलाइन वाले बताएं मैं, तीनों बच्चे क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर अगला देखेंगे। अगला एग्जाम्पल है CuSO4 प्लस Fe। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि Fe की वैलेंसी जो है, Fe की वैलेंसी हमको फेरिक ऑक्साइड जो होता है, मतलब आयरन ऑक्साइड जो बनता है, उसी में करके उसकी वैलेंसी 3 ले ली। ये तो मैं उसकी वैलेंसी 2 लेकर चलूँ। क्या बोल रहे हैं? 2+ होती है और 3+ होती है। हाँ, 2+ और 3+, मैं वही बता रहा हूँ। तो हमें ज़्यादातर केसेस में उसकी वैलेंसी 2+ ही लेकर चलेंगे। यहाँ पर भी तो 2+ ही लेकर चलेंगे। Fe की वैलेंसी 2+, इधर कॉपर की वैलेंसी 2+, और SO4 यानी कि सल्फेट की वैलेंसी 2-। तो ये जो आयरन है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, और Fe का 2 SO4 के साथ चला जाएगा, SO4 का 2 Fe के साथ चला जाएगा। तो उसको क्या लिखेंगे? FeSO4। SO4
कॉपर को उसने डिस्प्लेस कर दिया तो कॉपर अलग और अकेला हो गया। इसी तरह से अगला देखेंगे, अगला है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो AgNO3 अपने यहाँ पर लिया और इसका रिएक्शन करा दिया कॉपर के साथ। कॉपर के साथ रिएक्शन करा दिया। हमें क्या चेक करना होता है? अकेला वाला एलिमेंट। अकेला वाला एलिमेंट कौन सा? कॉपर। रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर चेक करिए, हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, ठीक है। तो कॉपर के बाद सेव्स एस फॉर सिल्वर, कॉपर के बाद सीधा सिल्वर ही आता है। तो कॉपर जो है सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसको हटा देंगे। कॉपर की वैलेंसी 2+, सिल्वर की वैलेंसी होती है 1+, NO3 की वैलेंसी होती है 1-। तो कॉपर सिल्वर को हटा देगा, NO3 के साथ कंपाउंड बनाएगा, तो कॉपर की वैलेंसी 2 रहेगी, NO3 के साथ चली जाएगी, NO3 की वैलेंसी 1, वो कॉपर के साथ क्या हो जाएगा? CuNO3 होल प्लस, CuNO3 होल प्लस, ठीक है। और इसने सिल्वर को हटा दिया, तो सिल्वर यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ऐसे जो रिएक्शंस हैं, जैसे कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसने सिल्वर को क्या करा? तो डिस्प्लेस करा, तो ये ना इतना आसान, मतलब एक्चुअली मैथमेटिकल नहीं है रिलेशन कि भाई दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, वो फिक्स नहीं है। कॉपर ने जब सिल्वर को हटाया तो लगातार ना इनमें रिएक्शन चला, रिएक्शन मतलब लगातार फाइट हुई। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमें बुखार हो रहा है, अब बुखार हो रहा है तो हम जब दवा लेते हैं तो दवा बनानी क्या पॉसिबल थी? अगर केमिस्ट्री का ज्ञान ना होता है इंसान को तो दवा बनानी पॉसिबल ही नहीं थी, ठीक है। तो वो जो दवा हमने ली, तो ऐसा नहीं होता जैसे मैथ्स में हमें कोई चीज़ करनी होती है। फॉर एग्जांपल, हमें मान लीजिए सब्ज़ी खरीदनी है। अब सब्ज़ी खरीदनी है, हमको किसी ने बोला कि नहीं 5 अलग अलग तरीके के फल चाहिए मेरे को, एक एक ले आना बस। तो हमने कहा एक सेब ले लूँगा, एक अंगूर ले लूँगा, एक केला ले लूँगा और एक नारियल ले लूँगा, एक कुछ और। तो हमने 5 ले लिए, 5 कैलकुलेट ले लिए, कभी के कभी ख़त्म हो गया ना, वो जो आपको टास्क मिला था वो ख़त्म हो गया। केमिस्ट्री में टास्क जो है वो थोड़ा टाइम लेता है। ये मैथमेटिकल टास्क था, आपने जो लिए 1 2 3 4 5 रख के थैले में रख के लेकर आ गए। अच्छा, अब इसमें क्या है, मान लो बुखार हो रखा है, तो घर में किसी ने बोला भाई पैरासीटामोल ले ले, थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि आप बुखार में भी हाय हाय कर रहे हो, पड़े हुए हो वहाँ पर, इधर पैरासीटामोल खाए और बस भाई यार एकदम खड़े हो गए थे यार, ना तो बिल्कुल ठीक, बस ही मुझे कुछ नहीं हुआ। तो भाई रिएक्शन होता है, अब वो रिएक्शन टाइम लेता है। तो इसी तरह से कॉपर का जब AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एकदम से चांदी टूट कर अलग मिल जाएगी, ला चांदी मिल गई, मेरी चांदी की चेन बना, मेरे को गले में पहननी है ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता, टाइम लगता है उसमें। और वो जो टूटता भी है, ये क्या है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये कॉपर क्या है ना, इसको तोड़ रहा है धीरे धीरे, हट निकल यहाँ से निकल, ना देर से ज़्यादा रिएक्टिव बाहर निकल, तो निकालता रहेगा, टक 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 टक, इस पर लगातार चोट होती रहेगी। तो वो चोट होगी ना, तो जो ये कॉपर नाइट्रेट बनेगा, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में थोड़ा थोड़ा सा ना सिल्वर कलर का पाउडर सा फैला हुआ नज़र आएगा। तो सिल्वर कलर का जब पाउडर फैला हुआ नज़र आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उस डिस्प्लेसमेंट में थोड़ी बहुत चांदी टूटी है, थोड़ी बहुत सिल्वर टूटी है, और वो टूट कर उस पर फैली हुई नज़र आ रही है कॉपर नाइट्रेट के ऊपर। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द सिल्वर वो अलग हो जाएगी, वो अलग हो जाएगी, लेकिन वो भी ऐसी नहीं होगी कि आपको चांदी का एक सिक्का मिल गया बना, चांदी का टुकड़ा मिल गया, नहीं, पाउडर्ड फॉर्म में होगा। उसको फिल्ट्रेशन से फिल्टर आउट करना पड़ेगा। जब फिल्टर आउट करेंगे तो वो जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर चांदी का पाउडर आपको पड़ा हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से वो अलग होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कहीं पर चांदी अलग हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि चांदी की अंगूठी बनकर निकल रही है अलग से, ये ऐसा नहीं होता। ये चांदी का कोई रिंग बन गया, कोई टुकड़ा बनकर निकल रहा है, पाउडर्ड फॉर्म में होगी, क्योंकि उसको लगातार तोड़ा गया है इस रिएक्शन के थ्रू। यहाँ तक क्लियर है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आराम से। ठीक है जी। अब देखिएगा, इफ हाउएवर वी प्लेस a strip of silver metal in copper nitrate solution, अब अगर उल्टा कर दें, उल्टा यानी कि हमने यहाँ पर देखा था CuSO में, तो कोई रिएक्शन नहीं था, वही काम यहाँ पर भी तो होगा कि अगर मैंने सिल्वर को कॉपर नाइट्रेट में CuNO3 वोल्ट वाइज इसमें रख दिया तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है। अब जरा क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3
इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट अ कॉपर प्लेट वाज डिप्ड। तो सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन है, AgNO3 का सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन के अंदर हमने कॉपर की एक प्लेट को डिप कर दिया, ठीक है, कॉपर की प्लेट है और वो छोटी बड़ी कैसी भी है, उसके अंदर हमने डिप कर दिया। अब डिप करने पर हमने ये देखा, आफ्टर सम टाइम सिल्वर फ्रॉम द सॉल्यूशन वाज डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर प्लेट। थोड़ी देर बाद देखते हैं ये जो सिल्वर है वो थोड़ा सा डिपॉजिटेड हमको दिखाई देता है कॉपर प्लेट पर, ठीक है। विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, कॉपर और सिल्वर? कॉपर इज ज़्यादा रिएक्टिव। अभी देखो कॉपर ही ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस करा, तभी तो थोड़ी बहुत सिल्वर टूटी। अभी तो टूटी है, वो टूटने के बाद पाउडर्ड फॉर्म में कॉपर प्लेट के ऊपर पड़ी हुई दिखाई दी। अब ये डिपेंड करता है कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कितना है। बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन है तो बहुत ज़्यादा कॉपर जो है वो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। और अगर थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट है तो ऐसा नहीं होगा कि कॉपर प्लेट है तो पूरे की पूरी कॉपर प्लेट डिजॉल्व हो गई, पिघल गई, गायब हो गई। गायब होने के बाद कितना ही मैं तो नाइट्रेट के साथ जाऊँगी, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। और फिर टूट कर एकदम से जादू मंतर की तरह वो Ag टूट कर लगा गया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। क्या होता है कि डिपेंड्स। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो ऐसे ही नहीं है कि हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया और छू बन गया पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं, उसका भी रेशो होता है 1:8 रेशो रहेगा। हाइड्रोजन अगर मैं 1 ग्राम लूँगा तो मुझे ऑक्सीजन 8 ग्राम लेना पड़ेगा, 1:8 का रेशो यही होगा, ठीक है। तो देखिएगा इसका आंसर क्या है। वी नो दैट अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। हियर कॉपर मेटल इज डिस्प्लेसिंग सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विच देन गेट्स डिपॉजिटेड ऑन कॉपर प्लेट। तो वही जो है वो कॉपर प्लेट के ऊपर डिपॉजिटेड आपको दिखाई देगा, ठीक है। देयरफॉर कॉपर मेटल इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर मेटल। इसी वजह से ये कहा जाता है कि कॉपर मेटल जो है वो सिल्वर मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, ज़्यादा है और कॉपर की जो वैल्यू हमने उस पर डाली, कॉपर की अमाउंट वो कम है, तभी वो डिस्प्लेस करें। तब भी डिस्प्लेस करें क्योंकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। आप कह रहे हो कि सिल्वर नाइट्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा है और कॉपर की क्वांटिटी कम है, तो छोटा सा कॉपर का टुकड़ा रखा फिर वो कॉपर गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर ना फिर वो पूरा का पूरा कंपाउंड बना लेगा CuNO3 के साथ, CuNO3O+, पूरा कंपाउंड। और Ag जो है Ag टूटेगा, जितना भी टूट सकेगा कॉपर जितना उसको तोड़ पाएगा उतना Ag निकल जाएगा वहाँ से, ऐसे होगा। मतलब उस रिएक्शन को कंप्लीट रिएक्शन ना बोलकर पार्शियल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे सुनिए, अभी मैं अगला ही एग्जांपल आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन सुनिए जरा। अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज केप्ट इन एन आयरन पॉट। अब जो रिएक्शन है, देखिए जो नॉर्मल जो रिएक्शन देखे जाते हैं वो ऐसे देखे जाते हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी चीज़ डाल दी जाती है, फिर देखते हैं कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, ऐसे देखा जाता है। अभी सुनिए, द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज केप्ट इन एन आयरन पॉट। आयरन पॉट का मतलब क्या है भाई? लोहे का मटका, लोहे का घड़ा है बहुत बड़ा, उसके अंदर कॉपर सल्फेट डाल दिया, ठीक है। अब जब उसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट डाला तो फिर क्या होगा? आफ्टर अ फ्यू डेज द आयरन पॉट वाज फाउंड टू हैव अ नंबर ऑफ होल्स। आफ्टर अ फ्यू डेज, समझ रहे हैं? कुछ दिनों बाद, मतलब रिएक्शन इतना स्लो होता है, धीरे धीरे चलता है। आफ्टर अ फ्यू डेज द आयरन पॉट वाज फाउंड टू हैव अ नंबर ऑफ होल्स इन इट। राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टुक प्लेस, एक्सप्लेन दिस रीजन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी। कुछ दिनों बाद ये देखा आयरन पॉट था, लोहे का मटका था, लोहे के मटके के अंदर हमने भर दिया कॉपर सल्फेट। अभी लोहा कहाँ से आएगा? लोहा तो कॉपर के, ये जो लोहे का जो पॉट है, आयरन पॉट है, इसी में से तो निकलेगा, इसमें से निकलेगा। तभी तो लोहा लगातार फाइट कर रहे हैं, मेरे को कॉपर को डिस्प्लेस करना है, कॉपर को डिस्प्लेस करना है, लगा पड़ा निकलेगा कहाँ से? ऐसा थोड़ी है कि पूरा मटका ही चूमत्तर हो जाए, वो तो है नहीं। तो वो निकलेगा, कहाँ से निकलेगा? वो थोड़े थोड़े टुकड़ों में से, कहीं से, कभी कोई छोटा सा टुकड़ा यहाँ से निकल गया, कोई छोटा सा टुकड़ा यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, तो वो निकल जाएगा। और निकलने के बाद में वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। अब कहेंगे क्या पूरी तरह से कर देगा? कर ही नहीं पाएगा। अरे भैया होल हो गया, अब जब होल हो गया तो जो बचा हुआ कॉपर सल्फेट तो बह जाएगा वहाँ से, ठीक है ना। तो उतना रिएक्शन हो नहीं पाएगा वहाँ से। तो थोड़े दिनों बाद ये देखा जाता है कॉपर सल्फेट तो गायब हो गया, लेकिन जो आयरन था, आयरन पॉट, उसमें होल हो गया, ठीक है। और एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, ये उसमें भी देखा जा सकता है। जैसे मार्केट जाते हैं ना, अचार लेकर आते हैं, तो अचार या तो प्लास्टिक के डिब्बे में मिलेगा या कांच के शीशे में मिलेगा, कभी मेटल के कंटेनर में नहीं मिलेगा। और अगर
घर में कोई पुरानी कटोरी रखी हो और आपको उससे दुश्मनी निकालनी हो, मुझे कटोरी अच्छी नहीं लगती, तो उसमें अचार रख देना, रख कर छोड़ देना, 4-5 दिन बेटा रखा रहेगा, ठीक है, वो ख़राब हो जाएगी। कुछ टाइम बाद आप देखोगे होल हो जाएगा उसके अंदर, वहाँ से धीरे धीरे वो क्या होता है, उसके अंदर एसिड होता है, तो एसिड मेटल को धीरे धीरे कोरोड करता है, ख़राब करता है। वही चीज़ है कॉपर सल्फेट के साथ है। कॉपर सल्फेट ख़राब नहीं कर रहा है, ये कॉपर सल्फेट ने इसके अंदर होल कर दिया ना, आयरन निकल रहा है इसमें से, क्यों? क्योंकि आयरन को निकलना है, कॉपर सल्फेट में से Cu को डिस्प्लेस करना है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, तो रिएक्शन कौन सा होगा, Fe प्लस CuSO4, क्या हो जाएगा, FeSO4, ठीक है, यहाँ पे भी देखा था, ठीक है, FeSO4 प्लस Cu, ये हो गया। तो इसका रीज़न देख लीजिए, लिखा है, इसका रीज़न देखिएगा, इसमें है वी नो दैट आयरन मेटल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर मेटल, सो व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज केप्ट इन एन आयरन पॉट, देन आयरन बीइंग मोर reactive displaced copper of copper sulfate solution to form copper metal and iron second sulfate solution. The equation for this displacement reaction can be written as CuSO4 plus Fe gives FeSO4 plus C. Since the iron metal taking part in this displacement reaction is being taken from the iron pot, क्योंकि ये जो आयरन मेटल है इसको आयरन पॉट में से ही लिया जा रहा है, so holes are formed at those places in the iron pot from where iron metal has dissolved to form iron second sulfate. आयरन एक्चुअली आयरन सल्फेट ही, उसको आयरन सेकंड सल्फेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वो वाला आयरन है जिसकी वैलेंसी क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, इसीलिए इसको आयरन सेकंड सल्फेट बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अभी बताता हूँ, बस 1 मिनट। इस केस में पार्शियल होगा रिएक्शन, इस केस में कहाँ पर आयरन वाला कॉपर वाला, हाँ उसमें भी सेम, क्योंकि आप ये देखिए, ये हम ना ये देखते हैं कि क्वांटिटी कितनी है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एसिड है और एसिड कोरोड कर रहा है मेटल को, ठीक है। अब क्या है कि हमने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया थोड़ा सा एसिड, और हम ये कहते हैं कि यहाँ पर लोहे की एक बहुत बड़ी शीट पड़ी हुई है, मैं कहूँगा नहीं मेरे को इसको शीट को गलाना है, तो इतना सा एसिड उस पर डालने में जरा सा इससे तो खराब होगा, तो बाकी का मेटल तो बचा रहेगा। तो इट डिपेंड्स ये रिएक्शन में क्वांटिटी कितनी है। तो जो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं इन्हें ऐसे ही इनको देखना होगा, क्योंकि आयरन पॉट है, आयरन पॉट बड़ा है, रिएक्शन तो प्रॉपरली देखने को मिलते हैं, उसमें क्वांटिटी जो है ना दोनों मटेरियल्स की वो ज़रा स्पेसिफाइड होती है कि कितनी लेनी है, समझ गए क्या होगा। सर आवाज़ सुनाई दे, आएगी, चिंता मत करो। ठंडा कोई बात नॉर्मल है, ओके।
नहीं वही सब मैं दे सकता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। अरे इंडिया की हिस्ट्री बताओ। क्या? इंडिया की हिस्ट्री बताओ। अब अपनी हिस्ट्री तो बता दी थी आपने। इंडिया की? हाँ, इंडिया की जानना चाहते हैं। अच्छा, इंडिया की तो भाई मैं हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, कहाँ से बताऊँ? सर आप अपनी हिस्ट्री तो बता दें। अरे वो तो अपने चैनल को प्रमोट करना है ना। इंडिया की हिस्ट्री वैसे दर्दनाक है, अच्छी भी है बुरी भी है। हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है, बुरा तो जो होना था हो गया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ आप सभी सभी अच्छा जी, और अगला देखिएगा क्वेश्चन अगला है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकंड सल्फेट। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे अगर हम जिंक को आयरन सेकंड सल्फेट में यानी कि FeSO4 में ऐड कर देते हैं तो राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। ऑब्जर्व जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकंड सल्फेट। तो जिंक है अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं। अब जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है Yes, sir. आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। हाँ जी, उसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। तो when zinc is added to a solution of iron second sulfate, then the greenish color of iron second sulfate solution fades gradually due to the formation of colorless zinc sulfate solution. ठीक है, then the greenish color of iron second sulfate, तो आयरन सेकंड सल्फेट का कलर होता है ग्रीन और जिंक सल्फेट का कलर होता है कलरलेस। Greenish color of iron second sulfate solution fades gradually due to the formation of colorless zinc sulfate solution and iron metal is deposited on zinc. Iron metal जो है वो zinc के ऊपर, क्योंकि उसको तोड़ा गया है, उसको यहाँ से निकाला गया, डिस्प्लेस करा गया, तो क्या है वो टूटकर zinc के ऊपर डिपॉजिट में पड़ी रहने दो, वो बार बार गिरेगी, गर्म रहने दो, खाली है। अच्छा जी, अब इसके बाद अगला देखिए, ये तो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब आप लोग बताना, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ए पार्ट में वो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो NaCl प्लस कॉपर होगा या नहीं होगा, ये बताओ, होगा या नहीं होगा। हेलो, हाँ जी, मैं बस 20 मिनट में करूँ आपको, 20-25 मिनट। ओके जी, NaCl प्लस कॉपर
तो क्या होगा? नो रिएक्शन। बी पार्ट MgCl2 प्लस एल्यूमिनियम मेटल, MgCl2 प्लस एल्यूमिनियम। ये बता देना एल्यूमिनियम Mg से ज़्यादा रिएक्टिव है क्या? नहीं है, नहीं। वो सोच रहा है अभी, थोड़ा सा है नहीं है। नहीं है सर। अच्छा ठीक है। कुछ मेरी आवाज़ लेट पहुंच रही है क्या भास्कर? हाँ। समझ गया। Fe4 प्लस सिल्वर मेटल Eg। अरे सिल्वर कहाँ से आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा? सिल्वर तो वैसे ही बहुत नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, नो रिएक्शन। यस सर। बी पार्ट देखिएगा AgNO3 प्लस कॉपर। सर ठीक राइट। सर नो रिएक्शन। पता है इसका बताना है, लेट पहुँच गई आवाज़, है ना? तो इसका रिएक्शन इससे तो भी जाएंगे। नो रिएक्शन नहीं बेटा, यस रिएक्शन बोलते हैं इसको। सॉरी सर। चलिए ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 17 पर आ जाइए। जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड वर हीटेड टर्न बाय टर्न विद जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर मेटल्स एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है यार, हाँ बोलो बोलो, कुछ कह रहे थे तुम, सर बोलना चुप हो गए। हाँ जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड ZnO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, कॉपर ऑक्साइड CO। अब जरा देखिएगा कि जैसे ZnO, MgO और CO ये है, तो जब हम जिंक ऑक्साइड की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर देखना क्या है कि इनका ना टर्न बाय टर्न इनका रिएक्शन करवाया जाता है जिंक से, मैग्नीशियम से और कॉपर मेटल से, ठीक है। तो अब क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं कि इन विच केसेस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। तो किस किस केस में आप ये देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो पा रहा है। तो हम ये कहेंगे हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चेक करना होता है, सिंगल वाला जो मेटल है, सिंगल वाला जो एलिमेंट है वो चेक करना होता है। तो सिंगल वाला एलिमेंट इधर क्या है, कॉपर है, तो कॉपर इधर सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसीलिए सिंगल वाला एलिमेंट क्या यहाँ पर जिंक है, क्या जिंक जिंक को डिस्प्लेस करेगा, हम कहेंगे ना नहीं करेगा। क्या जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। जिंक कॉपर को करेगा, यस सर। यस। अब मैग्नीशियम जिंक को करेगा, यस यस। मैग्नीशियम मैग्नीशियम को नहीं करेगा, कॉपर को तो कर ही देगा। सर तीनों में नहीं करेगा। कॉपर तीनों में ही नहीं करेगा क्योंकि कॉपर बहुत नीचे लाई करता है रिएक्टिव सीरीज में। जिंक को मैग्नीशियम को तो वैसे ही नहीं कर सकता, और कॉपर खुद को तो क्या करेगी, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Samples of 4 metals A, B, C and D were taken and added to the solutions given in the following table one by one. The results obtained are as follows. तो इसके रिजल्ट जो है ना वो इस टेबल में दे रखे हैं, तो अब ये टेबल बनाएंगे नेक्स्ट। Iron sulfate, copper sulfate CaSO4, zinc sulfate ZnSO4, और silver nitrate AgNO3। देखिएगा इसमें क्या क्या दे रखा है हमको। नो रिएक्शन को मैं एम आर लिख रहा हूँ, नो रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट को मैं डी लिख रहा हूँ, फिर से नो रिएक्शन है तो मैं एन आर लिख रहा हूँ, और यहाँ पर भी नो रिएक्शन को एन आर लिख रहा हूँ। इधर डिस्प्लेसमेंट है तो डी लिख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली छोड़ रखा है, और बाकी दोनों में नीचे नो रिएक्शन। इधर ये ऊपर वाला खाली छोड़ रखा है, यहाँ नो रिएक्शन। इधर ऊपर वाले दो खाली छोड़ रखे हैं, नीचे लिख रखा है डिस्प्लेसमेंट, और इधर भी लिख रखा है डिस्प्लेसमेंट। ये है। तो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मेरे पास मेटल्स जो हैं वो क्लियरली मेंशन्ड थे, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर, सिंगल मेटल्स वो क्लियरली मेंशन्ड थे। यहाँ पर मेटल मेंशन नहीं कर रखे हैं, मेटल का ऐसे ही नाम दे रखा है ए बी सी डी। ये 4 भी मेटल्स हैं हमारे पास, ए बी सी और डी, ये 4 मेटल्स हमको दे रखे हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा वो कह रहे हैं यूज द अबव टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल्स ए बी सी एंड डी। तो मेरे को इस टेबल को बता, इस टेबल को यूज़ करके मेटल्स। हाँ बोलो। सर देखिए NO3 में वो लास्ट वाला सर नॉन रिएक्शन। अच्छा, लास्ट वाला नो रिएक्शन है, सही कह रहे हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और नो रिएक्शन ये दे रखा है। अब देखिएगा वो कह रहे हैं यूज़ द अबव टेबल। तो मुझे इस टेबल को यूज़ करके मेटल्स ए बी सी डी के बारे में जो पूछा जाए वो बताना है। तो देखिएगा क्या पूछ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो इनके बारे में, मेटल्स के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन इनके बारे में तो मालूम है। आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर, इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है भाई, आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है। कॉपर तो वैसे ही नीचे है, सिल्वर तो कहीं लाई ही नहीं करता। ठीक है, तो सिल्वर को तो वैसे ही भूल जाओ। तो जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अभी जिंक को तो कोई डिस्प्लेस कर ही नहीं रहा है, ना बी ना सी ना डी, दोनों सब में नो रिएक्शन आ रहा है। और उसमें क्या होगा यहाँ पर ये दे नहीं रखा है, इसका मेरे को जवाब नहीं पता क्या है। तो हम ये कहेंगे जिंक के बाद कौन सा है जो ज़्यादा रिएक्टिव है? आयरन। आयरन को कौन कर रहा है डिस्प्लेस? आयरन को ये बी कर रहा है डिस्प्लेस। ठीक है, आयरन को ये बी डिस्प्लेस कर रहा है, तो हम ये कहेंगे बी ही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एज पर दिस टेबल। ठीक है, हो सकता है अगर ए इसको जिंक को डिस्प्लेस कर रहा होता तो यहाँ लिखा रहता, अगर डिस्प्लेसमेंट डी लिखा होता तो मैं कहता कि हाँ जी ए जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वाला जो मेटल है जिंक, वो उसको डिस्प्लेस कर पा रहा है, तो वो लिख नहीं रखा है, ब्लैंक छोड़ रखा है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ए के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। तो हम ये कहेंगे इस पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है एज पर द टेबल कि बी आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, बी इज मोस्ट रिएक्टिव। एज पर द टेबल बी इज मोस्ट रिएक्टिव। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिएगा, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन मेटल बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सेकंड सल्फेट। अगर मेटल बी को कॉपर सल्फेट में अगर इसको ऐड कर देते हैं तो आप यहाँ क्या ऑब्जर्व करेंगे? अरे भाई, जिसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया उसके लिए कॉपर क्या चीज़ है? तो कॉपर को भी डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, यहाँ पर वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सही है।
Yes. अच्छा, what would you observe when metal B is added to solution of copper second sulfate? आप ऑब्जर्व करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट होगा। थर्ड पार्ट देखिएगा, अरेंज द मेटल्स A, B, C and D in the order of decreasing reactivity। आपको A, B, C, D को डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज करना है। तो अब आप ये देखिएगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? B। ठीक है, थर्ड पार्ट BACD। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव B है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यानी कि क्योंकि ये आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, आयरन के बाद रिएक्टिव कौन सा है? कॉपर। कॉपर के बाद कौन सा है? सिल्वर। तो अब ये देखना है कि आयरन के बाद कौन सा है जो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा हो? ए कर रहा है, तो ए हो गया। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये हो गया, फिर सी ही लिखेंगे क्योंकि सी जो है एटलीस्ट सिल्वर को तो कर रहा है डिस्प्लेस, डी तो बिल्कुल ही खत्म है, वो रिएक्शन किसी को डिस्प्लेस कर ही नहीं रहा है। तो जो डी है, डी तो रिएक्टिव है ही नहीं, गोल्ड होगा, गोल्ड होगा। बी ए सी डी। चलो जी, अब अगला टॉपिक इसमें देखते हैं, पांचवी प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्या हो गया? सर आपको बताएंगे बाद में क्या होगा। सर मेरा कुछ नहीं हुआ। सर इसमें कुछ नहीं करा। अच्छा, चलिए जी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन पांचवा देखते हैं, पांचवी प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। Reaction of metals with chlorine. Metals react with chlorine to form ionic chlorides. Metals react with chlorine to form ionic chlorides. देखिए ionic chlorides कौन से क्लोराइड होते हैं? ionic chlorides का मतलब ये है कि एक जो मेटल है ना, मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कैटायंस बनाते हैं। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या होता है? एनायन बनाता है। एनायन बनाने का मतलब ये है कि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। और कैटायन बनाने का मतलब ये है कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स के बाद इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जहाँ पर ये होता है ना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो मेटल जो है वो क्लोरीन के साथ कंपाउंड जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? आयनिक क्लोराइड्स। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे, जैसे है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। तो फर्स्ट में देख रहा हूँ Na प्लस CO2, Na प्लस CO2। सोडियम जो है ना Na का एटॉमिक नंबर बताएंगे 11। ये हो गया 2 8 और 1। तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देगा। उसके बाद देखिएगा क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। ये हो जाएगा 2 8 और 7। तो आउटर मोस्ट शेल से ये एक ले लेगा। तो भाई इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये चाहता है कि मैं किसी को दे दूँ, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये चाहता है कि मैं किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लूँ। तो क्या होता है कि इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए सोडियम ने क्लोरीन को दिया एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो हम ये कहते हैं कि इसने कितना इलेक्ट्रॉन दिया? एक, तो 1 प्लस। और इसने कितना इलेक्ट्रॉन लिया? एक ही लेता है, तो 1 माइनस। तो हम ये कहेंगे कि अरे भाई इस तरह से तो ये NaCl बन जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे, ऐसे। ठीक है ना? तो ये आयनिक क्लोराइड्स बनाता है। और क्लोरीन के आगे मैंने 2 क्यों लिखा है? क्योंकि क्लोरीन कभी भी सिंगल एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर अकेला क्लोरीन लिखेंगे तो वो Cl2 ही लिखेंगे। ठीक, उसके बाद सेकंड देखेंगे
कैल्शियम क्लोराइड, हाँ जी, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2+, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्लोरीन की वैलेंसी 1-, तो इसका 1 इसके साथ आ जाएगा, इसका 2 इसके साथ आ जाएगा, इसलिए Cl। अब ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं। थर्ड देखिएगा मैग्नीशियम, Mg की वैलेंसी 2+, क्लोरीन की वैलेंसी 1-, इसका 1 इसके साथ, इसका 2 इसके साथ, MgCl, फोर्थ रिएक्शन। एल्यूमिनियम प्लस Cl2, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3+, क्लोरीन की वैलेंसी 1-, इसका 1 इसके साथ, इसका 3 इसके साथ, AlCl3। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर क्लोरीन का 3 है, इधर 2 है, यहाँ 2 लगा देंगे ताकि 3 2 6 हो जाए, और इधर 3 लगा देंगे ताकि 2 3 6 हो जाए। एल्यूमिनियम के 2 होते हैं एटम, इसके आगे 2 लगाया तो यहाँ पर 2 लगा। पाँचवा देखिएगा, पाँचवा है जिंक प्लस क्लोरीन, Zn की वैलेंसी 2+, क्लोरीन की 1-, तो क्या बन जाएगा Zn बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस। सिक्स्थ देखेंगे आयरन प्लस क्लोरीन, आयरन प्लस क्लोरीन, ठीक है जी। स्टार इसलिए बना हुआ है यहाँ पर क्योंकि जब क्लोरीन के साथ में भी आयरन कंबाइन करता है तो क्लोरीन के साथ भी वो अपनी वैलेंसी 3+ दिखाता है, जो ऑक्सीजन के साथ उसने दिखाया, तो इसलिए यहाँ पर बनेगा FeCl3, क्योंकि आयरन की वैलेंसी कौन सी दिखा रहा है, ये 3+, और ये 1-, तो 1 और 3, 1 इधर आ गया तो भी दिखा नहीं जाएगा FeCl। अब अगर इसको बैलेंस करके देखेंगे, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 3 लगा दो, इधर 2 लगा दो, इधर 2 लगा दो। ऐसे ही अगला देखेंगे कॉपर, बताइए क्लियर है, ठीक है। चलिए एक प्रॉपर्टी और है इसकी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन, ओनली अ फ्यू रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, बस ये 4 मेटल्स ही रिएक्ट करते हैं, बाकी मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स, तो ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। तो जरा देखेंगे, अब देखिएगा ये हमारे पास छठा है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। तो सोडियम Na+H2, तो वही है ना कि हाइड्रोजन जो है वो अपनी क्या मतलब कौन सा रंग दिखा रहे हैं, हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन दिखा रहा है कि मैं एनायन, कभी कैटायन बनाता है, कभी एनायन बनाता है, कभी शेयरिंग करता है, ठीक है। तो देखिएगा कि सोडियम की वैलेंसी 1+, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1-, तो क्या हो जाएगा NaH, बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा दो, तो ये बन गया सोडियम हाइड्राइड। बस कंडीशन ये है कि सोडियम को हीट करना पड़ेगा। मैं आगे बात कर रहा हूँ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम,
सभी को जो है ना हीट करना पड़ता है, तभी जाकर ये रिएक्शन होता है। और बाकी के जो मेटल्स हैं उनके साथ तो ये हीट करने पर भी रिएक्शन नहीं करता हाइड्रोजन। तो सेकंड देखिएगा पोटेशियम। पोटेशियम का क्या है K प्लस H2, K प्लस H2, तो ये हो जाएगा KH। और पॉइंट्स लगाइए और नोट्स पे ठीक कर लो। नोट्स में मैंने गलती से KOH लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको ठीक कर दीजिए। क्या जी? सोडियम और पोटेशियम को हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। हाँ, तो फिर जो NaHO KH है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। एक्चुअली ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, थोड़ा सा करना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हीट का नहीं रहेगा, बस कंडीशन रहेगी कि हाँ इसको आपको गर्म रखना है, हीटेड करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको वहाँ तक पहुँचा दें कि वो मेल्ट हो जाए, जल्दी हो जाता है। 64 डिग्री सेल्सियस ही होता है बस, तो वहाँ तक नहीं पहुँचाना, थोड़ा सा हीट करना है बस, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कैल्शियम। तो Ca प्लस H2, Ca प्लस H2। और कैल्शियम जो है, कैल्शियम की वैलेंसी प्लस, हाइड्रोजन की 1 माइनस। तो हाइड्रोजन का 1 इसके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड। सिमिलरली जब Mg की बात करेंगे तो ये भी MgH2 बन जाएगा, क्योंकि Mg की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी आपकी प्रॉपर्टीज़ हुई मेटल्स की। और इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की देखेंगे अगली क्लास में, वो ज़्यादा बड़ी थी। जैसे मेटल्स है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज ज़्यादा थी, वो ज़्यादा बड़ी थी। कैसा लग रहा है? No potassium आवाज़ नहीं आ रही बेटा, अभी ना बात में बताता हूँ। सर पोटेशियम का रिएक्शन तो ऐसे करते हुआ उसको KOH लिखा हुआ है, उसको KH कर दो नोट्स में, KH, OH गलत लिखा हुआ है। ओके, गुड इवनिंग।